इंडिया के बाद फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ में भी आधा पढ़ा दिए हैं, उसके बाद इतिहास को भी आधा से अधिक मतलब समाप्त कर दिए, और हिंदी का पूरा गद्यखंड खत्म कर दिए। और यदि आपने वह सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उसका एक अलग अलग पृष्ठ बना दिया गया, उस पर जाकर भी देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स जिसे हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। और ये और ये जो अर्थव्यवस्था किताब है, इसमें सबसे पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ये सबसे पहला चैप्टर है। और आप जैसे जानते थे कि हम इतिहास में करते थे 2-3 वीडियो लाते थे, उसी तरह इसमें भी आएंगे। पहला वीडियो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, और दूसरा होगा लिखित प्रश्न की पूर्ति करें। और इसी के साथ साथ हम लघुत्तरीय प्रश्न को भी देखेंगे। लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं होता था। इतिहास में इसका एक अलग वीडियो आता था लघुत्तरीय प्रश्न का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें सभी को एक साथ लेंगे, और इसमें एक चैप्टर में मुश्किल से 2 वीडियो आएगा। यानी 7 को चैप्टर है, 7 दूनी 14 वीडियो में मतलब ये जो इकोनॉमिक्स है ये खत्म हो जाएगा। और आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेगा, और ये सबसे आसान भाषा में होगा। और यदि आपको यह वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नया चैप्टर का वीडियो लाए और कोई नया स्टार्ट करे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें देखेंगे कौन कौन सा प्रश्न। सबसे पहले देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद लिखित प्रश्न की पूर्ति करें, उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर देखेंगे। और ये सबसे आसान भाषा में होगा, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है, यहाँ देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके सबसे पहले कलर चेंज कर देते हैं कलर का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सबसे पहला कि सही उत्तर को चुनना है। इसमें 4 ऑप्शन क्या है, उसमें सही उत्तर को चुनना। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी नीचे 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ये हमें चुनना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, दूसरा कृषि क्षेत्र, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। यदि आपको इन सभी का आंसर पता है तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और इसका आंसर हम बताते हैं। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। और हम उसके आगे भी बता देते हैं, ये होगा सेवा क्षेत्र होगा तृतीयक क्षेत्र, और ये जो औद्योगिक क्षेत्र होगा ये होगा द्वितीयक क्षेत्र होगा। ठीक, अब देखते हैं दोनों प्रश्न कहता है इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कौन सा, पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित। पहला है अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा भारत, और चौथा इनमें से कोई नहीं। यदि आपको इसका आंसर पता है तो हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और हम आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा कौन सा, भारत में ही है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कहाँ है मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में ही है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, समझ गए। और हम बताते हैं चीन में से समाजवादी व्यवस्था है, नहीं तो आप देख लीजिएगा, चीन में से समाजवादी है, और अमेरिका में है पूंजीवाद। ऐसे तो हम 100% कन्फर्म नहीं, यदि आप तब भी देख लीजिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं तीनों प्रश्न की तरफ। तीनों प्रश्न कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग जो बना था उसका गठन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 15 मार्च 1950, दूसरा है 15 सितंबर 1950, तीसरा 15 अक्टूबर 1951, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यदि आपको इसका सही आंसर पता है तो आप हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा कि 15 मार्च 1950 भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक, और एक होता है राष्ट्रीय परिषद होता है, उसका गठन हुआ था 1952 या 51 में, शायद 1952 में हुआ था, 6 अगस्त को हुआ था। ठीक, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते 4 प्रश्न होता है कि जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है वह देश कहलाता है। अगर कोई देश का राष्ट्रीय अधिक है, नेशनल इनकम अधिक है, तो वह देश को हम कौन सा देश कहेंगे। क्या उसको अविकसित कहेंगे, क्या विकसित कहेंगे, क्या अल्पविकसित कहेंगे। और जो चौथा है इनमें से कोई नहीं। और उसका सही उत्तर होगा, यानी जिस देश का राष्ट्रीय अधिक है उस देश को कहेंगे कौन सा देश, विकसित देश कहेंगे। जैसे कि हो गया अमेरिका, हो गया जापान, हो गया, ये सभी देश हो गए विकसित देश हो गए। और जो हमारा अमेरिका नहीं, जो हमारा भारत है, ये हो गया अर्धविकसित या कह सकते हैं, या विकासशील, इससे सबसे अच्छा कहना, क्योंकि ये विकास के पथ पर चल रहा है, यानी ये विकसित होने के लिए चल रहा है। 55वां प्रश्न जो सबसे लास्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव का, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इनमें से किस राज्य को पिछड़ा। और ये जो पांचों प्रश्न, ये पांचों प्रश्न एग्जाम के भी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, और ये सबसे भी होगा। 55वां प्रश्न है इनमें से किसे पिछड़ा, यानी कौन सा पिछड़। देखिए एक ट्रिक होता है बीमारू, याद धर लीजिएगा, बीमारू, BI से होगा बिहार, BI से बिहार, एम से होता है मध्य प्रदेश,
नहीं हम इसके बारे में आगे बता देंगे, नहीं तो हमें अभी ठीक से ये पता नहीं है, नहीं तो नहीं हम आपको गलत बताने को दिक्कत होता है। इसमें पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा केरल, तीसरा बिहार, चौथा दिल्ली। अब इसका सही उत्तर होगा बिहार। बिहार जो हमारा है यह पिछड़ा राज्य है, लेकिन अभी अगर होगा मतलब नया अगर होगा लास्ट ईयर की गणना तो हमारा बिहार नहीं कहलाएगा पिछड़ा राज्य, ये आगे से चल जाएगा। ठीक, और इसका सही उत्तर क्या होगा, बिहार एक पिछड़ा राज्य है किताब के अनुसार। ठीक, और देखते हैं लिखित स्थान की पूर्ति करें। हम मिलान करने वाला प्रश्न खत्म होगा। और यदि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आया, यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं, लिखित स्थान की पूर्ति करने वाला प्रश्न कितना, लिखित स्थान की पूर्ति करने वाला प्रश्न है, इसको सभी पे कर सकते। पहला है कि भारत अंग्रेजी शासक का डैश था। ये जो भी ब्रैकेट में होगा उसको समझिए कि ये डैश में, तब भारत अंग्रेजी शासक का क्या था, उपनिवेश था। ऐसे तो हम उसका आंसर लिख दिए। और सबसे मेन बात कि इसका पीडीएफ आपको फ्री दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जरूर ले लीजिएगा, जरूर, क्योंकि तभी आप पीडीएफ लेंगे तभी आप इससे अच्छा से समझ पाएंगे। दूसरा है अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के, अंग्रेज जो थे वो भारतीय अर्थव्यवस्था का भरपूर शोषण किए। यहाँ क्या होगा, शोषण। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। और ये किसने कहा था, ये आप में जरूर कमेंट कीजिएगा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली ये किस अर्थशास्त्री ने कहा था। चौथा है द्वितीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है। हम बताए थे कि देखिए पहला क्षेत्र जो होता है उसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। पहला होता है क्या है, पहला क्षेत्र को होता है प्राथमिक क्षेत्र, और इसे कहते हैं कृषि क्षेत्र। इसे प्राथमिक ऐसे होगा, प्राथमिक को कहते हैं, इसे कहते हैं कृषि क्षेत्र। पहला को कहते हैं कृषि क्षेत्र। और अब आ जाता है दूसरा जो होता है ये होगा द्वितीय क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं कौन सा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। अब आता है तीसरा, जिसके अंतर्गत कोई वस्तु उत्पादित नहीं किया जाता जबकि सेवा उत्पादित किया। तीसरा होता है ये कहते हैं, ये हो गया तृतीय क्षेत्र, और इसे कहते हैं सेवा क्षेत्र। और ये तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछता है। ठीक, अब यहाँ ये तीनों हो गया। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक, समझ गए। अब पांचवा है आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया, यानी आर्थिक विकास जो है, अगर हम आर्थिक विकास कर रहे हैं तो उससे जरूर परिवर्तन होगा। अगर हम आर्थिक विकास यानी हम कुछ विकास कर लें तो उससे हमारा देश जरूर कुछ परिवर्तित होगा। छठा नंबर है कि भारत में आर्थिक विकास का सले किसे अगर भारत का विकास हुआ है तो वो किसके कारण हुआ, वो किसके कारण हुआ, नियोजन। अब नियोजन का मतलब बहुत आदमी नहीं समझते। नियोजन का मतलब होता है कि आप हमें बताते हैं, नियोजन जैसे लिखा गया है नियोजन का मतलब क्या होता है, नियोजन का प्लानिंग। अब तो आप समझ गए प्लानिंग। देखिए यदि आप कोई काम कर रहे हो, अगर उसे प्लानिंग करके करेंगे तो वो काम जल्दी और बेहतर भी होगा। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप सुबह उठी और ये तय कर लीजिए कि हमें इतना आज पढ़ना है, तब वो प्लानिंग बन जाएगा। और वो किस तरह पढ़ना ये भी, और आपका क्या लक्ष्य है ये भी सोच लीजिए, नहीं तो बिना लक्ष्य का कोई काम अधूरा आता है। इसी तरह नियोजन, किसी चीज़ का प्लानिंग कर लीजिए तब उस काम को करिए, तब वो अच्छा। उसी तरह अगर भारत में आर्थिक विकास हुआ है तो वो आर्थिक नियोजन के कारण हुआ, वो नियोजन के कारण संभव हो पाया। ठीक, हम देखते हैं 57 प्रश्न कहता है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक। अगर हमें आर्थिक विकास का माप करना है, अगर हमें आर्थिक विकास को मापना है तो उसके लिए कौन सा जो सूचकांक है वो सबसे अधिक। ऐसे तो बहुत सूचकांक है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो है वो सबसे उचित है, सबसे अच्छा माना जाता है, पर कैपिटा इनकम। और इसके बारे में अगला चैप्टर है दूसरा है, उसमें बहुत संक्षिप्त रूप दिया है, उसके बारे में हम बता देंगे। 8वां नंबर प्रश्न है कि साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार जो है वो साधन के मामले में यानी संसाधन के मामले में बहुत ज़्यादा धनी है, यानी उसके पास संसाधन बहुत है, लेकिन तब पर भी उसकी स्थिति कैसी है, दयनीय है। ठीक, अब देखते हैं बिहार में डैश कृषि का आधार है। बिहार में कृषि का आधार क्या है, नहीं, बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। अगर बिहार में जीवन चलता है तो उसका आधार कौन सा है, कृषि है उसका जीवन। अधिकतर घर में जो है जो आजीविका का आधार है वो है कृषि ही है। ठीक, अब 10वां जो सबसे लास्ट है, बिहार के विकास में डैश एक सबसे बड़ा बाधक है। बिहार के विकास में बाढ़ जो वो हर वर्ष आता है और बिहार को तबाह करके चल जाता है। ठीक, अब यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बाढ़। अब आपके एग्जाम में तो लिखित स्थान नहीं पूछा जाता है, लेकिन यही सब क्वेश्चन को जो है इसे ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए हम आपको लिखित स्थान वाला भी बता दिया, और इसका पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे आप जरूर देखिए। अब देखते हैं कौन सा प्रश्न, अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न।
लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न कौन सा है? लघुत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन, इसका 20 शब्दों में उत्तर देना है। जिसमें पहला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था कहते हैं किसे? आपके इसका क्वेश्चन से होता है, इसका जो आंसर होगा वो आपकी किताब में बहुत अलग अलग अर्थशास्त्री जो है वो अलग अलग ढंग से दिए हैं। यहाँ पर हमको एक अर्थशास्त्री का लिखे दिए हैं, यहाँ पहला इसका उत्तर हम लिख दिए। आप कोई भी ढंग से लिखिएगा ऐसा गलत नहीं हो, पर इसका उत्तर लिख दिए हम कि इसका उत्तर हम लिख दिए कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन जिसके अंतर्गत लोग का आजकल के आमने आज पर कहता है कि अर्थव्यवस्था जो है वो आर्थिक क्रिया मतलब जिससे हमें रुपया, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वे सभी क्रिया जिससे हमें रुपया प्राप्त होती है उससे हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो आर्थिक क्रिया का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर यानी जिसके अंदर लोग काम करते हैं। लोग क्या करते हैं? लोग काम करते हैं और आजीविका मतलब अपना आजीविका मतलब आज का अर्जन करते हैं। जैसे कि हम भी आपको कुछ शिक्षा देने तो इससे भी हमारा आजीविका कुछ ना कुछ अर्जन होता है, इसे क्या कहते हैं? और ये भी आर्थिक क्रिया हुआ जिससे कि हमें रुपया प्राप्त हो, वो सभी आर्थिक क्रिया हुआ। हम आपको सेवा दे रहे हैं, वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, और ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ये हम आपको स्टार बता दिए और हम समझ गए कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं एक बार फिर से समझ गए कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रिया का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग काम करके अपने जीवन को चलाते हैं, आजीविका को चलाते हैं। ठीक, इसमें कुल 6 लघु उत्तर प्रश्न है और जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे? हम बताए थे अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार के। पहला आता है पूंजीवादी, एक अलग इसके झील ले लेते हैं। पहला आता है पूंजीवादी और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है समाजवाद। दूसरा कौन सा होता है? समाजवादी। और तीसरा होता है कौन? मिश्रित होता है तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है मिश्रित। अब हम मिश्रित के बारे में देखते हैं। मिश्रित अभी हम पीछे देखे थे कि भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम तीनों के बारे में हम पहले समझा दें। पहला पूंजीवादी का मतलब समझिए कि पूंजीवादी यानी कोई एक आदमी के पास रहेगा, उसका उत्पादन का मालिक रहेगा, यानी कोई एक आदमी इसका मालिक रहेगा। ठीक। समाजवादी का मतलब है कि सरकार के हाथ में रहेगा इसका शासक। सीधा समझिए कि यहाँ पर सीधा हम कहते हैं शासक, मतलब कौन इसका मालिक रहेगा। पूंजीवादी में कोई एक व्यक्ति रहेगा मालिक और वह अपने निजी लाभ के लिए, वह अपने लाभ कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी में सरकार के हाथ में रहता है। तीसरा है मिश्रित इन दोनों का मिश्रण है। इन दोनों का मिश्रण है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी इन दोनों को मिला दिया गया है तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गया। और भारत में भी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर निजी आदमी के हाथ में भी रहता है और सरकार के भी हाथ में रहता है। इसका उद्देश्य होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार था निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है। मतलब सरकार के पास भी होगा और निजी व्यक्ति दोनों के पास होगा। सरकार भी बदलाव कर सकती है और निजी व्यक्ति भी बदलाव कर सकता है, यानी ये दोनों का मिश्रण है, जैसे कि सबसे पता चल रहा। चलिए अब तीसरा प्रश्न करता है कि सतत विकास किसे कहते हैं? एक होता है सतत विकास, एक होता है समावेशी विकास। हम सब पॉइंट को क्लियर करते हुए जा रहे हैं। एक होता है सतत विकास, एक होता है समावेशी विकास। इन दोनों के बारे में समझते हैं। सतत विकास और समावेशी विकास क्या हुआ? सतत विकास का तो समझिए कि विकास की ओर से इसमें जो होगा, इसमें वर्तमान पीढ़ी और साथ में भविष्य पीढ़ी, यानी दोनों का ध्यान में रखें। यानी कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि भविष्य वाले को हानि हो, यानी जो हमारे आगे पीढ़ी आएगा उससे हानि हो। जैसे कि हम अभी पेट्रोल का पूरा अत्यधिक दोहन कर लेंगे तो उससे आने वाली पीढ़ी को बहुत हानि होगी, लेकिन हमें तो फायदा होगा। लेकिन अगर ये विकास करेंगे तो ये सतत विकास नहीं कहलाएगा। सतत विकास उस विकास को कहते हैं जिसमें वर्तमान पीढ़ी को भी ध्यान रखा जाए और साथ में भविष्य पीढ़ी को भी ध्यान रखा जाए, तो होगा सतत विकास। अब समावेशी विकास किसे कहते हैं समझिए। समावेशी विकास का मतलब हुआ कि समावेशी विकास का मतलब हुआ कि ऐसा विकास, मतलब विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज का कोई भी वर्ग, यानी समाज का कोई वर्ग विकास से नहीं छूटे, यानी सभी वर्ग का विकास। एक ऐसा विकास करेंगे जिसमें समाज में जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्ग, गरीब दलित सभी वर्ग का विकास होगा, तो वो कहलाएगा समावेशी विकास। अब समझ के समावेशी विकास, सतत विकास। देखिए एक बार हम परिभाषा बोलते हैं। सतत विकास का मतलब हुआ विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ भावी पीढ़ी का भी विकास किया जाए। और समावेशी विकास में विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज का कोई भी वर्ग विकास से छूट ना जाए। अब यहाँ देखें तो उत्तर लिखा गया कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता है बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जाती। ये है किताब वाला लैंग्वेज। यदि आपको किताब वाला लैंग्वेज रटना है तो रटिए, लेकिन हम आपको कह देंगे कोई भी चीज़ रटी है उसे समझने का प्रयास करिए, क्योंकि अपने भाषा में लिखिए। ठीक, यहाँ है कि वर्तमान की आवश्यकता, यानी वर्तमान की जो आवश्यकता है, हमारे जो आवश्यकता, हम तो अभी वर्तमान उसकी आवश्यकता, और भावी पीढ़ी को भी ध्यान रखते हैं
और देखिए यहाँ लिखा है कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान रखती है और उसकी जो योग्यताओं से भी पूरा किए हुए जो विकास किया जाए वो कहलाता है सतत विकास। समझ समझ के सतत विकास हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। अभी हम पीछे एक लिखते समय देखे थे कि नियोजन किसे कहते हैं। नियोजन का हम बताते हैं कि प्लानिंग, नियोजन मतलब क्या होता है प्लानिंग। अगर कोई भी चीज़ को प्लानिंग किया जाए और साथ में अगर कोई चीज़ को प्लानिंग करेंगे तो उसमें लास्ट की यानी जो देश है उसकी हमें प्राथमिकता चाहिए, उसको हमें आदेश चाहिए कि ये काम तुम करो, तुम प्लानिंग करो। हम देख लेते हैं कि आर्थिक नियोजन वह है जिसमें राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधन का विकासात्मक और नियोजन हुआ इसमें देश में जितने संसाधन मान लीजिए कि हमारे पास 2-3 संसाधन हैं और उसको हमें उसका और हमें लास्ट की प्राथमिकता और हमें देश की प्राथमिकता कि तुम ये काम करो और इसको कोई विकासात्मक कार्य में करो। अगर हम विकासात्मक कार्य में प्रयोग करेंगे, विकास में कार्य में प्रयोग करेंगे तो वह कहलाएगा आर्थिक नियोजन कराएगा। ठीक समझ गए, मतलब आर्थिक नियोजन मतलब सीधा समझिए कि लास्ट की प्राथमिकता यानी लास्ट आदेश भी देगा और साथ में वह किसी विकासात्मक कार्य में प्रयोग होना चाहिए, नहीं वह किसी विकासात्मक कार्य में प्रयोग होना चाहिए और यही होगा आर्थिक नियोजन। ठीक, और ये जो 6 प्रश्न है, ये 6 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं 55वां प्रश्न कहते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। इसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, शायद कहते हैं HDI शायद कहते हैं इसे। ठीक, देख लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, यहाँ कहता है इसका देखते हैं वह रिपोर्ट जिससे विभिन्न देश की तुलना उन लोगों के शैक्षणिक स्तर, कौन से अक्षर, पहला बात शैक्षणिक स्तर, दूसरा उनके स्वास्थ्य की स्थिति, तीसरा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर चलती है। यह रिपोर्ट संयुक्त विकास कार्यक्रम द्वारा सर्वप्रथम 2002 पर समझिए हम समझते हुए कि वह रिपोर्ट जिसके द्वारा विभिन्न देश की तुलना, मान लीजिए तो 3-4 देश है, उन सभी की तुलना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसका स्वास्थ्य, यानी उन सभी देश के जितने भी व्यक्ति उनका स्वास्थ्य ठीक है, यानी स्वास्थ्य का स्थिति कैसा है। उसके बाद शिक्षा में कितने आगे हैं और उसके बाद ये क्या रहता है प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इन तीनों के आधार पर किस देश का प्रति व्यक्ति कितना अधिक है, किन देश का कितना कम है, और स्वास्थ्य भी देखता है, शिक्षा भी देखता है। अगर जिस देश का जितना ज़्यादा होगा उसका कलम उतना लगेगा। अभी शायद बिहार जो भारत है उसका 126वां शायद है, नहीं तो हम इसको पोल में लगा देंगे, आप वहाँ देख लीजिएगा, हम बहुत सारे देख लेंगे। ठीक, अब ये जो सबसे पहला बार प्रकाशित यानी सबसे पहला ये सबसे एक बात समझिए, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे कहते हैं UNDP द्वारा सर्वप्रथम 2002 में प्रकाशित, यानी सबसे पहला बार 2002 में ये प्रकाशित किया गया और उसके बाद शायद प्रकाशित भी नहीं किया, वही है। ठीक, 2002 में ये प्रकाशित किया गया था। ठीक, और जिसके आधार भारत का स्थान है कितना 126वां या 137वां, इसके बारे में बता देंगे। ठीक, अब 6 नंबर है, ये सबसे लास्ट होगा ये वीडियो का प्रश्न। आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले कहता है आधारिक संरचना, यानी आधारिक जो संरचना, आधारिक संरचना सीधा समझिए यहाँ शब्द से भी आपको आधारिक यानी जो देश का आधार है, कौन आधारिक मतलब देश का आधार, यानी देश के आधार वाली संरचना, यानी देश के विकास में जो चीज़ मदद करे उसे कहते हैं आधारिक संरचना। देख लें कि वे सभी तत्व होता है कि वे सभी तत्व जैसे बिजली, कॉलेज, अस्पताल आदि देश की आर्थिक विकास के आधार है। हम बताएं कि वे सभी तत्व यानी वे सभी संसाधन जो देश के विकास के आधार है उन्हें देश का आर्थिक संरचना का सीधा बात है। ये हमें अच्छे से बताया, आधार यानी आधार है देश का। जिस देश का आधारिक संरचना जितना अधिक होगा वह देश उतना विकसित। जिस देश का आधारिक आधार मतलब सीधा ये बिजली, ये जो बिजली कॉलेज हुआ, अस्पताल हुआ, ये देखिए इससे स्वास्थ्य होता है, इससे शिक्षा होता है और इससे भी ये भी आधार, क्योंकि ये सभी मूलभूत हमारी है। और जिस देश में ये जितना अधिक होगा वो देश उतना विकसित कहलाएगा और वह देश उतना विकसित कहलाएगा। ठीक है, ये उत्तर हो गया और यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो आप में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।